नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 20 नवंबर 2021 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार तथा इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित प्रमुख आलेखों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और आज के तथ्य के संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। आज के अपने पहले प्रश्न को हम देखते हैं। संसद द्वारा बनाए गए कानून को निम्नलिखित में से किस तरीके से निरस्त किया जा सकता है? पहला कथन, अध्यादेश पारित करके। दूसरा, कानून को निरस्त करने के लिए एक और कानून बनाकर। तीसरा, लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से। आप ध्यान रखें, कोई भी कानून संसद का है, अगर उसको वापस लेने या उसको निरस्त की प्रक्रिया शुरू की जा रही है तो वह अध्यादेश के माध्यम से की जा सकती है। लेकिन ध्यान रखें, अध्यादेश की जो समयावधि होती है उसके बाद अगर संसद में वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो जो कानून निरस्त किया गया है वो पुनः सक्रिय हो सकता है। इसीलिए अध्यादेश के माध्यम से यह प्रक्रिया अवश्य की जा सकती है। दूसरा कथन भी सही है, कानून को निरस्त करने के लिए संसद के द्वारा एक और कानून बनाकर उसको निरस्त किया जा सकता है, तो ये प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। तीसरा कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि जब भी कोई कानून बनता है और भारत में लागू हो रहा है तो वह संसद के दोनों सदनों से पारित होता है, तो केवल लोकसभा में पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से किसी कानून को निरस्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए तीसरा कथन गलत है, पहला और दूसरा सही है। इसीलिए आपका आंसर हो जाता है सी, केवल एक और दो। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह घोषणा की गई है कि वर्तमान में जो 3 कृषि कानून थे उनको सरकार वापस ले रही है। कानून को निरस्त करने के संबंध में जो भी प्रक्रिया है वो आगामी संसद के शीतकालीन सत्र में पूरी की जाएगी। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। भारत ने श्रीलंका में निम्नलिखित में से किस परियोजना का वित्त पोषण किया है? उत्तरी आवास परियोजना, जाफना सांस्कृतिक केंद्र, कांके संथुराई बंदरगाह का पुनरुद्धार, मटाला हवाई अड्डा और पलाले असैन्य हवाई अड्डा। आप ध्यान रखें, इन 5 परियोजनाओं में से अगर हम मटाला हवाई अड्डे की परियोजना को हटा दें तो पहली, दूसरी, तीसरी और 5वीं इन चारों परियोजनाओं को भारत के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इसीलिए आपका आंसर हो जाता है डी, 1, 2, 3 और 5। यह प्रश्न हमने यहाँ पर इसलिए पूछा है क्योंकि भारत सरकार की तरफ से वित्त पोषित एक सांस्कृतिक केंद्र जिसकी स्थापना श्रीलंका के जाफना में की जा रही है, उसके संबंध में वहां पर कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं, तो उसका उद्घाटन करने के लिए एक तरह से इंतजार किया जा रहा है कि जल्द इसका उद्घाटन किया जाए। भारत के द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को हम देखें, कांके संथुराई बंदरगाह का पुनरुद्धार करना, श्रीलंका के उत्तरी भाग में रेलवे का जो ट्रैक है उसे मजबूत करना, इसी के साथ साथ पलाले हवाई अड्डा जो प्रमुख रूप से असैन्य रूप में यूज किया जाएगा, उसका सैनिक उपयोग नहीं होगा, उसमें भारत सरकार की तरफ से वित्त पोषण दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ उत्तरी आवास परियोजना, इसी के साथ साथ समपुर में एनटीपीसी की परियोजना जहां पर कोयले से संचालित एक बिजली घर की स्थापना की जा रही है। चीन के द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में प्रमुख रूप से हम्बनटोटा बंदरगाह, मटाला बंदरगाह, कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट, लोटस टावर, इसी के साथ साथ नारोचोलाई परियोजना जो एक विद्युत गृह की परियोजना है, यहां पर भी चीन के द्वारा मदद दी जा रही है। आज के अपने तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। हमास एक चरमपंथी समूह है जो निम्नलिखित में से कहां सक्रिय है? हमास चरमपंथी समूह की अगर हम बात करें तो यह गाजा पट्टी क्षेत्र में प्रमुख रूप से सक्रिय है, इसीलिए आंसर आपका हो जाता है सी। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि यूके में सरकार के द्वारा हमास संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित करने की एक प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। आप ध्यान रखें, हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और साथ साथ यूरोपीय संघ के द्वारा मान्यता प्राप्त है। हमास संगठन की अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद की स्थिति है उसमें फिलिस्तीन लोगों के अधिकारों के लिए कार्य करने के लिए प्रमुख रूप से ये जाना जाता है। हमास के 2 प्रमुख भाग हैं, एक उसकी राजनीतिक शाखा है और दूसरी उसकी सैन्य शाखा है। जब हम इसकी सैन्य शाखा की बात करते हैं तो इसे अल कस्साम के नाम से जाना जाता है। अगर हम यूके में देखें तो हमास की जो सैन्य शाखा है अल कस्साम, और ये गाजा पट्टी के क्षेत्र पर एक तरह से प्रमुख रूप से नियंत्रण करती है और वहां पर जो सरकार है उसको चलाती है। तो जो सैन्य शाखा है उसको एक तरह से यूके में प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं राजनीतिक शाखा यानी हमास प्रमुख रूप से, उस पर यूके में अभी प्रतिबंध नहीं है। अब यूके सरकार का यह मानना है कि हमास की राजनीतिक और सैन्य जो कार्य करने की अलग अलग इकाई है उनमें कोई ऐसा अंतर नहीं है। इसी कारण से हमास संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किए जाने की यूके सरकार की तरफ से एक मंशा दिखाई देती है।
आज के अपने चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 संसद का एक अधिनियम है जो घर खरीदारों की सुरक्षा करने के साथ साथ रियल एस्टेट उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने में सहायक है। तो ध्यान रखें, 2016 का ये जो कानून है, इसने घर खरीदने वाले और साथ साथ जो रियल एस्टेट में निवेश करते हैं सभी की सुरक्षा के लिए प्रमुख रूप से एक तरह से कार्य किया है। दूसरा, इसके तहत रियल एस्टेट क्षेत्र के नियमन के लिए प्रत्येक राज्य में एक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी रेरा की स्थापना की गई है और यह त्वरित विवाद समाधान के लिए एक निर्णायक निकाय के रूप में भी कार्य करता है। रेरा की स्थापना प्रत्येक राज्य में इस 2016 के कानून के माध्यम से की गई, जिसने भारत में रियल एस्टेट का जो व्यापार है उसको काफी हद तक उपभोक्ता और निवेशक दोनों के लाभ के लिए बराबर एक तरह से तैयार किया। दूसरा कथन भी यहाँ पर सही है। तीसरा कथन देखते हैं। इस अधिनियम को इसलिए लाया गया था क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 घर खरीदारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त था। आप ध्यान रखें, 2016 के कानून के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों का प्रमुख रूप से संरक्षण किया गया, जो 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संभव नहीं हो पा रहा था। इस आधार पर हम देखें तो तीसरा कथन भी सही है। 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं, तो आंसर आपका डी 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। यह प्रश्न हमने यहाँ पर इसलिए पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि रियल एस्टेट के संबंध में 2016 का जो कानून है, जिसके माध्यम से रेरा जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई है, ये कानून पूर्व प्रभावी भी है। यानी अगर कोई ऐसी परियोजना है जो कानून लागू होने के बाद भी एक तरह से चल रही है और उसके कंप्लीट होने, पूरा होने के अभी तक कोई सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त हुआ है, तो जो भी नए 2016 के कानून के नियम हैं वो इन परियोजनाओं पर भी लागू होते हैं। दैनिक क्विज के अपने दूसरे भाग में हम आते हैं, जहां पर हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आज हम 2019 में पूछा गया प्रश्न आपको दे रहे हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान और नदी, इनका मिलान आपको करना है। पंढरपुर चंद्रभागा, बिल्कुल सही है, पंढरपुर चंद्रभागा नदी पर स्थित है। दूसरा, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में यह कावेरी नदी पर स्थित है। दूसरा कथन भी यहाँ पर सही है। तीसरा, हम्पी, हम्पी की अगर हम बात करें तो यह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, न कि मालप्रभा नदी पर। इसीलिए तीसरा यहाँ पर कथन गलत हो जाता है। पहला और दूसरा सही है, इसीलिए आपका आंसर हो जाता है ए, केवल 1 और 2। दैनिक क्विज के अपने तीसरे अंतिम भाग में हम आते हैं, आज का तथ्य। और आज हम बाल अधिकारों की घोषणा के संबंध में और साथ साथ बाल अधिकारों पर जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। ध्यान रखें, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो कल हमारे राष्ट्रपति भवन को विभिन्न प्रकार के प्रकाशों से सुसज्जित किया गया था। अगर हम वर्तमान में बाल अधिकारों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो घोषणाएं हैं वो और जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है उसके आधार पर पूरे विश्व में बच्चों के अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। जब हम बाल अधिकारों की घोषणा की बात करते हैं प्रमुख रूप से, तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि प्रमुख रूप से एंग्लेंटाइन जैब को एक तरह से जाना जाता है और उन्हीं के द्वारा स्थापित संस्था सेव द चिल्ड्रन, जिसे 1919 में स्थापित किया गया था, प्रमुख रूप से इसने ही बाल अधिकारों के संबंध में घोषणा के लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रमुख रूप से कार्य किया। इसी आधार पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1924 में जब लीग ऑफ नेशंस काम करती थी, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ववर्ती संस्था, तो लीग ऑफ नेशंस ने 1924 में बाल अधिकारों की घोषणा को स्वीकार किया। आधिकारिक रूप में आप देखें, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई दूसरे विश्व युद्ध के बाद 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इन बाल अधिकारों की घोषणा को अपना लिया गया। इन प्रमुख बाल अधिकारों की अगर हम बात करें तो इनके आधार प्रमुख रूप से इन 5 बिंदुओं पर आधारित थे। माना यह गया कि बच्चों को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के जो विकास हैं वो दिए जाने चाहिए अलग अलग साधन के माध्यम से, जिससे उनके दोनों पक्षों का विकास हो पाए। दूसरे प्रमुख अधिकार के रूप में कहा गया कि बच्चे को भोजन की व्यवस्था, बच्चे अगर बीमार हैं तो उनके पालन पोषण की व्यवस्था, बच्चे अगर पिछड़े हैं यानी वो समाज में सही रूप से विकास नहीं कर पा रहे हैं, वो चाहे धार्मिक, जातिगत या किसी भी तरह के भेदभाव के कारण, तो वो असमानता को दूर करना। अगर बच्चे किसी भी तरह अपराध में शामिल हो गए हैं तो उनको अपराध से अलग करके समाज में वापस लाना और अनाथ बच्चों को आश्रय देकर उनकी मदद करना, ये प्रमुख रूप से एक दूसरा अधिकार था जो बच्चों को दिया गया। जब भी किसी भी तरह का संकट होता है बच्चों को सबसे पहले राहत मिलनी चाहिए। बच्चों की आजीविका कमाने की अगर हम बात करें, अगर बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का है, आप ध्यान रखें बच्चों की परिभाषा
प्रमुख रूप से 18 वर्ष से कम आयु के लिए ली जाती है। अगर कोई बच्चा 16-17 साल की उम्र में है तो वह किस तरह से अपनी आजीविका चला सकता है, उसका साधन उसे देना चाहिए और यह ध्यान रखा जाए कि उसका शोषण ना हो पाए। अगर वो आजीविका कमाने की स्थिति में नहीं है तो परिवार या सरकार के माध्यम से उसको आय का साधन मिलना चाहिए और उसके शोषण की जो स्थिति है उससे उसकी रक्षा की जानी चाहिए। इसी के साथ साथ बच्चों में इस तरह के चेतना का विकास किया जाना चाहिए कि जो उनकी प्रतिभा है वो अपने साथी जो भी लोग हैं उनको आगे विकसित करने के लिए प्रमुख रूप से उस प्रतिभा का उपयोग किया जाए। इस आधार पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा की गई। बाल अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कन्वेंशन है उसे 20 नवंबर 1989 को स्वीकार किया गया और आप ध्यान रखें कि ये बाल अधिकारों की घोषणा की 30वीं जयंती थी, क्योंकि जो बाल अधिकार हैं उनको 1959 में घोषित किया गया था। आगे चलकर 2 सितंबर 1990 को प्रमुख रूप से ये जो कन्वेंशन है इसको लागू कर दिया गया। इस कन्वेंशन के माध्यम से बाल अधिकारों को एक मानवाधिकार का भाग बना दिया गया, जहां पर बच्चों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित किया गया। इस कन्वेंशन में बच्चों को परिभाषित करने के लिए जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से कम ली गई है। इसी के साथ साथ जिन राष्ट्रों ने इस कन्वेंशन को प्रमुख रूप से स्वीकार किया है और इसकी पुष्टि की है, उन्हें इस कन्वेंशन के अंतर्गत जो भी अधिकार एक तरह से बच्चों को दिए गए हैं वो उनको एक तरह से देने के लिए प्रयास करना होगा और वो इस तरह की प्रक्रिया से बंधे हुए माने जाते हैं कि उनको बच्चों के संरक्षण के लिए इन अधिकारों का अपने यहाँ पालन कराना सुनिश्चित करना होगा। वैश्विक स्तर पर बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की एक समिति है जिसमें 18 स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल होते हैं और जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन है बच्चों को लेकर ये सही रूप में क्रियान्वित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी निगरानी की जिम्मेदारी इस समिति के ऊपर ही होती है। जिन देशों ने इस कन्वेंशन को स्वीकार किया है उन्हें अपने यहाँ बाल अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट इस समिति को देनी होती है और आवश्यकता पड़ने पर अगर समिति के द्वारा बुलाया जाएगा तो उन्हें इस समिति के सामने प्रस्तुत होकर बाल अधिकारों के संबंध में उनके देश में कैसा कार्य हो रहा है इसके संबंध में सूचना देना आवश्यक है। भारत की अगर हम बात करें तो हमने 1992 में बच्चों के अधिकार के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सम्मेलन या कन्वेंशन है उसकी पुष्टि कर दी थी। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कन्वेंशन है उसमें अगर हम प्रमुख रूप से जो अधिकार बच्चों को दिए गए हैं अगर उनकी बात करें तो यहाँ पर बच्चों के जो अलग अलग अधिकार हैं उसके संबंध में बच्चों को पहला अधिकार दिया गया है, यानी बच्चों के अधिकार प्रमुख रूप से बच्चों को प्राप्त हो पाए, वो उसका लाभ उठा पाए, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और साथ साथ बच्चों की जो पहचान है अगर माता पिता के रूप में है तो वो पहचान उनको मिलनी चाहिए, अगर माता पिता नहीं है तो किसी भी रूप में एक पहचान वो मिलनी चाहिए उन बच्चों को। इसी के साथ साथ बच्चों को स्वास्थ्य का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, पारिवारिक जीवन का अधिकार है। पारिवारिक जीवन के माध्यम से उनकी सामाजिक और आर्थिक जो सुरक्षा होती है और उनका जो मानसिक विकास होता है उसमें जो सहायता मिलती है वो सुनिश्चित किया जाता है। हिंसा से सुरक्षा का अधिकार है, बच्चों को एक राय देने का भी अधिकार है, यानी उनके अधिकारों के संबंध में जो भी उनकी राय है उसको भी एक तरह से जरूर लिया जाना चाहिए और उसके आधार पर अगर कुछ परिवर्तन भविष्य के हैं तो वो किए जा सकते हैं। किसी भी तरह का सशस्त्र संघर्ष है उसमें बच्चों को सुरक्षा दी जाए, यानी किसी भी देश में कोई गृह युद्ध है या कोई भी ऐसी संघर्ष की स्थिति है तो वहां पर बच्चों का जो संरक्षण है दोनों ही जो विरोधी गुट हैं उनके द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और अंतिम रूप में किसी भी तरह का जो शोषण है उससे बच्चों को सुरक्षा देना इस कन्वेंशन का प्रमुख रूप से आधार है। यह हमारा 20 नवंबर 2021 का दैनिक क्विज था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।